200 साल 1398 में जब तैमूरलंग भारत पर अटैक करके वापस जाने लगा तो उसने खिज़र खान को पंजाब और उसके आसपास के इलाकों का सूबेदार घोषित कर दिया। कुछ ही सालों बाद खिज़र खान ने दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर दिया और साल 1414 में सैयद वंश नाम से एक नए वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। लेकिन इसने खुद को सुल्तान नहीं माना। सत्ता में आने के बाद भी इसने खुद को तैमूरलंग के अधीन मानकर ही शासन किया। एक तो दिल्ली की हालत खराब थी, ऊपर से तैमूरलंग के आक्रमण के बाद दिल्ली की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई और अनेक राज्यों ने इस मौके का फायदा उठाकर खुद को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया। इन सारी सिचुएशन को प्रूव करने के लिए खिज़र खान ने सबसे पहले सरदारों और अपने समर्थकों को विभिन्न पद और उपाधियां देकर संतुष्ट करने की पॉलिसी अपनाई। दोस्तों, खिज़र खान का ज्यादातर समय इसके साम्राज्य में हो रहे विद्रोह को दबाने में ही बीता। इसने काफी प्रयास किया, लेकिन वह ना तो विद्रोह को पूरी तरह खत्म कर सका और ना ही अलग हुए स्टेट्स को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला सका। 20 मई साल 1421 में खिज़र खान की डेथ हो गई। खिज़र खान के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। सैयद वंश के शासकों में यह सबसे योग्य शासक था। इसने खुद को तैमूर के अधीन न मानकर अपने आप को सुल्तान घोषित किया और तैमूर के वंशजों का नाम हटाकर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसके शासन काल के बारे में जो हमें विस्तृत जानकारी मिलती है वो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही से मिलती है। खिज़र खान के समय में सिक्कों पर तुगलक वंश के शासकों का नाम अंकित होता था। इसने तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया और खुद को नायब अमीरुल मोमिनीन घोषित किया। साल 1428 में इसने अपना नया सिक्का भी जारी किया। गद्दी पर बैठने के बाद उसने सबसे पहले अपने पोजीशन को स्ट्रांग करने का प्रयास किया और जो जिस पद पर था उसे उसी पद पर रहने दिया। मुबारक शाह का एक वजीर था सरवर मुल्क, जिसका रियल नाम मलिक स्वरूप था। खिज़र खान के समय में यह दिल्ली का राज्यपाल था। मुबारक शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया था, लेकिन प्रशासन को सुटेबल तरीके से चलाने के उद्देश्य से मुबारक शाह ने सरवर मुल्क से ऑडिट संबंधी कार्य लेकर उसे सेनापति कमालुल मुल्क को दे दिया और सरवर मुल्क इससे नाराज हो गया। उसने ऐसे लोगों को जो कि सुल्तान से असंतुष्ट थे उनको साथ में मिलाया और 19 फरवरी साल 1434 में सिद्धपाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा सुल्तान की हत्या करवा दी। मुबारक शाह के बाद इसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। एक्चुअली मोहम्मद शाह जो था वो मुबारक शाह के भाई फरीद खान का बेटा था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो सत्ता का रियल कंट्रोल था वो सरवर मुल्क के हाथों में था। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सरवर मुल्क ने इक्ताओं का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके अपने सपोर्टर का एक ग्रुप तैयार किया और शासन पर पूरी तरह नियंत्रण करने का प्रयास करने लगा। सरवर मुल्क के इन सारे कामों से जो सुल्तान के प्रति वफादार थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे। इसमें नायब सेनापति कमालुल मुल्क भी शामिल था, लेकिन वह सरवर मुल्क के प्रति लॉयल होते हुए सही मौके का इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद उसके राज्य के कुछ भागों में अमीरों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह को दबाने के लिए सरवर मुल्क ने कमालुल मुल्क को भेजा। कमालुल मुल्क को इसी मौके का इंतजार था। उसने सभी विद्रोही अमीरों को अपने साथ में मिलाया और सरवर मुल्क को हटाने के लिए साल 1434 में दिल्ली पर अटैक कर दिया, जिसमें सरवर मुल्क और उसके सपोर्टर मारे गए। अब सुल्तान ने कमालुल मुल्क को कमाल खान की उपाधि के साथ वजीर के पद पर अपॉइंट किया, लेकिन यह भी उतना ज्यादा योग्य नहीं था। कुछ ही समय बाद फिर से कई जगह विद्रोह प्रारंभ हो गए। मौके का फायदा उठाकर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर अटैक कर दिया, जिससे निपटने के लिए सुल्तान ने समाना के सरदार बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया। दोनों के मध्य दिल्ली के निकट भीषण युद्ध हुआ, जिसके बाद मोहम्मद शाह ने संधि का प्रस्ताव रखा। महमूद खिलजी ने सुल्तान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और वापस मालवा लौट गया। इसके बाद सुल्तान ने बहलोल लोदी का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहा और खाने खाना की उपाधि प्रदान की। साल 1441 में मोहम्मद शाह ने खोखर राजा दशरथ का खात्मा करने के लिए बहलोल लोदी को भेजा। दशरथ ने बहलोल लोदी से संधि कर ली और उसे दिल्ली पर अधिकार करने के लिए उकसाने लगा। बहलोल लोदी ने बहकावे में आकर साल 1443 में दिल्ली पर अटैक कर दिया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। साल 1443 में सुल्तान मोहम्मद शाह की डेथ हो गई। अब मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन शाह आलम शाह की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे बेकार, सबसे अयोग्य शासक था। उसने अपने साम्राज्य में हो रहे विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका और अंत में हार मानकर साल 1447 में वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया और हमेशा के लिए वहीं बस गया। के बाद दिल्ली की जनता ने सत्ता संभालने के लिए बहलोल लोदी को बुलाया। दिल्ली आने के बाद बहलोल लोदी ने सुल्तान के पास एक मैसेज भेजा कि मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए और जनता के कहने पर काम कर रहा हूँ। इस पर सुल्तान ने उत्तर दिया कि मैं बदायूं के परगने से ही संतुष्ट हूँ और साम्राज्य तुम्हें सौंप रहा हूँ। कुछ ही सालों बाद आलम शाह की डेथ हो गई और इसके साथ ही सैयद डायनेस्टी का द एंड हो गया और अब बहलोल लोदी ने साल 1451 में लोदी वंश नाम से एक नए वंश की स्थापना की। दोस्तों, सैयद डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाली डायनेस्टी थी। इसने मात्र 37 साल तक ही शासन किया और दिल्ली सल्तनत साम्राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल सैयद डायनेस्टी के समय में ही हुआ।